चलिए बताइए अब इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। यू हैव एडमिनिस्टर्ड अ टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स टू क्लास 5, most of the student failed in it. You have to construct and administer another test. Which test would you prefer? यानी कि आपने कक्षा 5 को गणित पर एक परीक्षा दी है, अधिकांश छात्र इसमें असफल रहे हैं, आपको एक और परीक्षण का निर्माण और प्रशासन करना होगा, आप कौन सा परीक्षण पसंद करेंगे? अब इसका आंसर बताइए जल्दी से, फर्स्ट का क्या होगा। देखो सब लोग जो है इसका एक का 3 आंसर देते चले जा रहे हो, एक बार देखते हैं इसको। समेटिव टेस्ट पहला है, समेटिव आप जानते हो कि प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि समेटिव टेस्ट जो होता है वो करेक्टिव मेजर्स तक आपको लेके नहीं जाता, यानी कि जो योगात्मक आकलन होता है या मूल्यांकन या परीक्षण होता है वो आपको सुधारात्मक प्रयासों तक लेकर नहीं जाता, उसमें केवल और केवल बच्चों के परिणाम जानने के बाद उनको पास, फेल या फिर अच्छा, बुरा, औसत, इस तरीके की कैटेगराइजेशन में बांट दिया जाता है, तो वो तो होगा नहीं। दूसरा प्रवीणता परीक्षण यानी मास्टरी टेस्ट, मास्टरी टेस्ट तो बाद में आएगा भाई, पहले तो उनको सीखने को आए, क्योंकि ज्यादातर फेल हुए इसका मतलब कि उनको बेसिक स्किल्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके बाद तो मास्टरी की बात होगी कि वो कितने दक्ष हैं या कितने प्रवीण हैं, उसकी भी बात नहीं आ रही यहाँ पे। तीसरा नैदानिक परीक्षण आप कहते हो, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब हो गया कि भाई आप कारण पता लगाएंगे। और चौथा दे रहा है कि फॉर्मेटिव टेस्ट। अब इन चारों में से आप देखिए एक बार कि डायग्नोस्टिक जब आप कहते हो तो क्या डायग्नोस्टिक ऑलरेडी फॉर्मेटिव में इन्वॉल्व है या नहीं है? जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है वो फॉर्मेटिव में ऑलरेडी इंक्लूडेड है या नहीं है, पहले ये बताओ। और अगर इंक्लूडेड है तो हमारे पास एक ब्रॉड ऑप्शन है फॉर्मेटिव टेस्ट, रचनात्मक आकलन। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कई दफा डिस्कस किया हुआ है कि रचनात्मक आकलन जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं, उसमें हम सीसीई का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं, प्लस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से हम जो है उसमें यानी कि इंडिविजुअल अचीवमेंट को फोकस करते हैं, जिसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन कह सकते हैं। यानी कि हम एक तरीके से कहें कि मानदंड आधारित मूल्यांकन की बात करते हैं, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन की बात करते हैं, सबके लिए एक ही नियम या एक ही कायदा लागू नहीं करते। तो ये सब किसकी विशेषताएं बता रहा हूं मैं आपको, ये सब विशेषताएं बता रहा हूं फॉर्मेटिव की। तो जब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है फॉर्मेटिव और दूसरा है डायग्नोस्टिक, तो आप किसको चुनोगे? तो एक चीज समझो कि भाई जब हम फॉर्मेटिव टेस्ट की बात करते हैं ना, तो फॉर्मेटिव टेस्ट जो होता है इसके अंदर, या रचनात्मक जिसको आप कहते हो, इसके अंदर ऑलरेडी क्या क्या चीजें आ जाएंगी। देखो इसके अंदर एक तो रेगुलर टेस्ट आ जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा यानी व्यापक हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको अगर समराइज करें तो हम बोलेंगे कि सीसीई वाला जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, रेगुलर होने का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया व्यापक, तो सीसीई कंसेप्ट लागू हो गया। तीसरी बात क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इसके अंदर आएगा, यानी यहां पे जो असेसमेंट हम करेंगे वो फॉर लर्निंग करेंगे, ये ध्यान रखना है, सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं हम, बच्चों को बांटने के लिए आकलन नहीं कर रहे हैं। और जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात आती है कहीं ना कहीं क्या हो जाता है यहाँ पे, इसमें डायग्नोस्टिक भी इंक्लूड हो जाएगा और डायग्नोस्टिक के साथ साथ रेमेडियल भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि करेक्टिव मेजर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। प्लस सबके लिए एक नॉर्म ना होके क्या हो जाएगा, ये क्राइटेरिया बेस्ड हो जाएगा कि जिस बच्चे की जो अभिरुचि है, जो उसकी क्षमता है ना, उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इवेल्युएशन करेंगे। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन की बात होती है। तो अब आप देखो कि आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल आंसर सी है या डी है, बताइए जल्दी से क्या सही है। अगर नेक्स्ट टेस्ट आपको करना है तो उसमें आप पूरा लेके चलेंगे जिससे कि बच्चों का सुधार भी हो, या केवल और केवल कारण पता लगाएंगे? कारण पता लगाने का उद्देश्य भी क्या है, सुधार करना, तो वो भी तो ऑप्शन लेके चलेंगे ना हम।